हेलो स्टूडेंट, आज हम सेल के चैप्टर को कंटिन्यू उसके आगे जितना हमने पढ़ा था वो हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया था सेल कोशिका क्या होती है। तो जो कोशिका होती है वो हमने पढ़ा था कि जीवन की सबसे छोटी मौलिक इकाई होती है। जीवन की संरचनात्मक और सबसे मौलिक इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। सभी जीव जंतु जो होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं। हमने पढ़ा था कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। कोशिका का अर्थ होता है छोटा कमरा। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोशिका होती क्या है और एक कोशिकीय जंतु बहुकोशिकीय जंतुओं के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। मीन्स कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग। कोशिका कैसे बनी होती है, यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें, सूक्ष्मदर्शी मीन्स माइक्रोस्कोप से देखें, तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देगा: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। केंद्रक नाम से मालूम हो रहा है केंद्र में होगा, सेंटर में होगा। और कोशिका द्रव्य, द्रव्य मीन्स कोई लिक्विड। तो कोशिका के अंदर जो कोशिका होती है उसके अंदर पूरा एक तरह से एक पानी भरा होता है जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, जिसको प्लाज्मा भी कहते हैं। और प्लाज्मा झिल्ली होती है, यानी कि एक आउटर लेयर होती है। तो सबसे पहले सेंटर में, कोशिका के सेंटर में होगा केंद्रक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम न्यूक्लियस। और उसके बाद उसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य होगा जो प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होगा। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसके बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। और देखें कैसे। अब हमें प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली जो है उसके बारे में पढ़ना है, डिटेल उसकी पढ़ना है। ठीक है, ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। मीन्स समझ लो कि उसके ऊपर चारों तरफ से कवरिंग कर दी गई है, कोशिका को एक झिल्ली से पैक कर दिया गया है। तो ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है। इसके अंदर क्या भरा होता है? प्लाज्मा, कोशिका द्रव्य भरा होता है। और इसी कोशिका द्रव्य के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, केंद्रक जिसे कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है, यानी कि कुछ पदार्थ होते हैं जो कोशिका के अंदर इन्हीं प्लाज्मा झिल्ली से आते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो इसके थ्रू बाहर जाते हैं। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारिगम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? वर्णात्मक पारिगम्य झिल्ली। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं। तो अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा कि जब भी कोई प्रक्रिया होती है तो हमारी सारी जितनी शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो उसमें भाग लेती हैं। जैसे कि हमारे जब शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है तो जो, और ये ऐसा नहीं होता कि ये जो होता है कि हम ये जानते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो होता है डिस्ट्रीब्यूट होकर हर सेल, हर कोशिका में जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं वो हर कोशिका से आता है। मीन्स कोशिका के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक वेस्ट पदार्थ की तरह बनता है। जो वेस्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन हमें कोई भी मेटाबॉलिज्म करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी हमारी कोशिकाएं ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देती हैं। तो ये कैसे इसका आदान प्रदान होगा? तो इसका आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से होता है। ठीक है, हम पिछले अध्यायों में विसरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने देखा है कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। मीन्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो पदार्थ होते हैं उनकी गति जाती है। इसको हम ऐसे समझ लेंगे, हाई कंसंट्रेशन मीन्स बहुत ज़्यादा गाढ़ा, और लो कंसंट्रेशन मीन्स जो गाढ़ा नहीं हो। जैसे कि अगर हम ऐसे देख लें कि अगर हम शक्कर और नमक का घोल है, ठीक है, बहुत गाढ़ा है, बहुत गाढ़ा घोल अगर हम घोल के रख दें और उसके बाद एक है जिसमें कम शक्कर घोलें, तो कौन सा ज़्यादा सांद्रता होगी? किसमें? जिसमें हमने ज़्यादा शक्कर घोली है वो ज़्यादा गाढ़ा है। सांद्रता समझ लो, एक तरह से गाढ़ापन समझ लो, इसी को कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। अगर हम
नमक है, अगर पानी है, हमने ढेर सारा नमक पानी के एक किनारे रख दिया, तो जहाँ पे जिस किनारे हमने नमक रखा है वो उधर हो गया हाई कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता। तो नमक क्या करेगा, पूरे में घुल जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जाएगा। तो हमने मान लिया हमने पेंदी में ज़्यादा नमक उसके रख दिया, तो धीरे धीरे नमक जो होगा घुल जाएगा और पूरे में फैल जाएगा। तो जिधर उसका हाई कंसंट्रेशन था उधर से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो जो पदार्थों की गति होती है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होती है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक कोशिकीय अपशिष्ट है, यानी कि हमने बताया, अभी हमने इससे पहले बताया है कि ये सेल में वेस्ट के रूप में बनता है। कोई काम होता है तो उसके परिणाम स्वरूप उसमें कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ये अपशिष्ट है, तो हमें मालूम है कि जो भी वेस्ट मटेरियल बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको बाहर आना होता है। तो इसका निष्कासन जो है वो आवश्यक है। तो जब ये कोशिका में इकट्ठा हो जाता है, एकत्र हो जाता है, तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। मीन्स जो गाढ़ापन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कोशिका के अंदर ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कोशिका के बाहरी पर्यावरण में CO2 की मात्रा कम होती है। तो अभी हमने पढ़ा है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, यानी जहाँ जो चीज़ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जाएगी। तो इस तरह से जो कोशिका के अंदर अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो ये बाहर आना चाहेगा। तो किसके रास्ते से आ जाता है, जो ये झिल्ली होती है कोशिका की झिल्ली, उसी के से आ जाता है बाहर। और इसी तरीके से जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, कोशिका के अंदर चले जाते हैं विसरण के द्वारा। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। तो जब जल के अणुओं की गति, यानी जल के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जब उसकी गति जब इन झिल्ली से होती है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली जिसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। अब अगर कोई पूछ ले कि परासरण क्या है, तो हम बताएंगे जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली में से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। यानी कि अगर ज़्यादा उसमें घुले हैं, जैसे कि हमने बताया कि अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, अगर किसी कोशिका के बाहर सादा पानी रखा हुआ है और या फिर अगर शक्कर नमक का घोल रखा हुआ है, तो दोनों केस में फ़र्क आ जाएगा। क्योंकि अगर बाहर का कंसंट्रेशन जिस चीज़ का हाई रहेगा वो अंदर जाएगा, और अगर जल कोशिका के अंदर गाढ़ा नहीं है, बाहर का जल ज़्यादा गाढ़ा है, तो अंदर से बाहर की तरफ आएगा। अभी